हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस सेशन में। आज दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। इसका टाइटल है क्या होता है व्यक्तित्व या क्या होती है पर्सनालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे यह ज़रूरी लगता है कि इससे पहले कि आप अपने व्यक्तित्व विकास की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, आपको यह जानना ही चाहिए कि इसका रोड मैप क्या है। आपको यह जानना ही चाहिए कि आप जिस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं उसका आधारभूत उद्देश्य क्या है। मेरा यह मानना रहा है कि आप अपने जीवन में जो भी काम करें, आपके मस्तिष्क में यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आप वह काम क्यों कर रहे हैं। आखिर उस काम को करके आप पाना क्या चाहते हैं। एक बार यदि आप अपने इस उद्देश्य को जान लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपने एक अच्छी मजबूत नींव तैयार कर ली है। यदि नींव सही बन गई और मजबूत बन गई तो उस पर भवन उसी के अनुकूल खड़ा होगा, अन्यथा कोई भी आएगा और उसमें तब्दीली करवा देगा। और जब वह भवन बनकर तैयार होगा तब आपको लगेगा कि मैं क्या चाह रहा था और यह क्या बन गया। यदि मैं चाहता तो इस बात की चर्चा को यहाँ टाल भी सकता था। इस प्रकार इस पुस्तक के कुछ पृष्ठ घटाकर आपको समय की बचत करा देता, लेकिन मैंने जानबूझकर इस बात को यहाँ रखने का फैसला किया है। मैं व्यक्तित्व विकास के कई संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी मुझे वहाँ बुलाया जाता है मैंने केवल न अपने व्याख्यानों के विषय थोड़े से हटकर रखता हूँ, बल्कि उन विषयों की व्याख्या भी थोड़ी हटकर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज व्यक्तित्व विकास को लेकर जो इतना हल्ला मचा हुआ है, उसके केंद्र में अच्छा जीवन जीने की चाह उतनी अधिक नहीं रह गई है जितनी की सफल जीवन जीने की चाह है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि व्यक्तित्व विकास के ज़्यादातर मामलों में अच्छा इंटरव्यू देकर एक अच्छी नौकरी पा लेना तथा नौकरी पा लेने के बाद अपने बॉस को प्रभावित करके तेजी से तरक्की पाते चले जाने की इच्छा काम करती है। इस इच्छा से मुझे कतई कोई एतराज़ नहीं है। यह एक अच्छी इच्छा है और हर व्यक्ति में यह इच्छा होनी ही चाहिए कि वह जीवन में आगे बढ़े। लेकिन यह इसी इच्छा के साथ यह इच्छा भी शामिल हो जाए कि मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस पुस्तक में मेरी जो अप्रोच है वह सोने पे सुहागा की ही अप्रोच है। मेरी यह अप्रोच एक होलिस्टिक अप्रोच है। यह संपूर्णता की अप्रोच है, खंड खंड की अप्रोच नहीं। अंग्रेजी के शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी में जिसने भी अनुवाद किया है मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। हिंदी के लिए इसका जो शब्द है उसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति प्लस तत्व बराबर व्यक्तित्व। मैं जो कुछ भी हूँ उसका एक प्रमुख तत्व है। दुनिया की सारी चीज़ें किसी न किसी तत्व से बनी हुई हैं। किन्हीं कारणों से मेरा वह तत्व दब जाता है, ठीक कोहरे में उभरने वाले चेहरे की तरह या चट्टान में छिपी हुई सुंदर प्रतिमा की तरह। मैं हूँ तो, लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जो भी हूँ वह दिख नहीं पा रहा है। मुझे एक ऐसे समझदार मूर्तिकार के दो कुशल हाथों की ज़रूरत है जो छैनी और हथौड़ा लेकर मेरे उन सारे फालतू कणों की काट छाँट कर दे जो मेरे स्वरूप को निखरने में बाधा बने हुए हैं। यदि एक बार ऐसा हो गया तो फिर मेरा जो मूल तत्व है वह सामने आ जाएगा। फिर लोग मुझे सही तरीके से समझ पाएंगे, मुझे समझ कर मुझे सही अवसर दे पाएंगे। दूसरे लोग ही क्यों, बल्कि जब मैं स्वयं को ज़्यादा अच्छे से समझ जाऊंगा तो अच्छे से समझने के बाद ही मैं वह सब कुछ कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो व्यक्तित्व का मतलब हुआ व्यक्ति का सार, यानी कि इसेंस ऑफ मैन। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे शब्द डेवलपमेंट पर। अंग्रेजी में प्रचलित है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बोलने में ज़्यादा समय न लगे और जीभ को ज़्यादा तकलीफ न हो, इसलिए भागती हुई आज की इस पीढ़ी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पीडी बना दिया है। पश्चिम की अवधारणा डेवलपमेंट की अवधारणा है, विकास और उन्नत की अवधारणा है। वे विकसित होना चाहते हैं और विकसित होने का तरीका है आगे बढ़ना, ऊंचे उठना। हमारे यहाँ डेवलपमेंट की अवधारणा आगे बढ़ने से अधिक बेहतर बनने से। हम उन्नत के स्थान पर समृद्धि को चुनते हैं, और यहाँ मैं जिस समृद्धि की बात कर रहा हूँ वह समृद्धि धन की समृद्धि नहीं बल्कि गुणों की समृद्धि है, मानवीय मूल्यों की समृद्धि है। विकास एक तरफा होता है जो ज़्यादातर आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। समृद्धि चौतरफा होती है, इसमें आर्थिक विकास भी शामिल होता है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट शब्द का हिंदी में अनुवाद करते समय अनुवादक से थोड़ी सी चूक हो गई। कितना अच्छा होता यदि विकास की जगह निखारे शब्द आ गया होता। निखारे शब्द में यह अर्थ आपने आप व्यक्त हो जाता है कि जो कुछ भी उसके अंदर है
उसे ही और बेहतर बनाना है। यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हो जाते हैं, जो मैं जानता हूँ कि आपके लिए आसान नहीं है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अपने व्यक्तित्व के विकास के बहुत गहरे तल में उतर कर अपने लिए एक स्थायी समाधान ढूंढ लेंगे। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि अपने मन की शंका को व्यक्त कर रहा हूँ। जब मैं अपनी यही बात नौजवानों के सामने रखता हूँ, तो उनके चेहरे पर मुझे थोड़ी हैरानी होती है, परेशानी और कुछ कुछ अस्वीकार के भाव भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं इससे परेशान नहीं होता। मैं इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता। चौतरफा वातावरण के कारण उनके लिए व्यक्तित्व कुछ वैसा ही बन गया है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में जाना। वे जल्दबाजी में सब कुछ या ज़्यादा कुछ पा लेना चाहते हैं। जिम में जाकर या घर में रोज कसरत करके शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाने की फुर्सत उनके पास नहीं है। बेहतर है कि ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरे पर कुछ पुतवा लिया जाए, शरीर पर कुछ लोशनों की मालिश करा ली जाए और बालों को ठीक ठीक कटवा कर अपने व्यक्तित्व को दूसरे के सामने पेश कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इनका प्रभाव नहीं पड़ता। चलते फिरते देखने वाले लोग आपके ऐसे रूप के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए उनके द्वारा सराहे भी जा सकते हैं, लेकिन पारखी आंखों से आप बच नहीं सकते। परखने वाली ये आंखें एक्सरे की तरह होती हैं, जो आपके कपड़ों को भेद कर आपके अंदर की सारी तस्वीर खींच लेती हैं। आप ऐसे लोगों से बच नहीं सकते। अब चॉइस आप पर है कि आप अपने व्यक्तित्व की किस तरह का विकास चाहते हैं। इससे पहले कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ें, आपको अपने दिमाग में यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आपके ये इसका उद्देश्य क्या है। आमतौर पर इसके दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं: स्मार्ट दिखना तथा प्रभावशाली बनना। जैसा कि मैंने पहले कहा, आमतौर पर नौजवानों के दिमाग में स्मार्टनेस ही व्यक्तित्व का पर्यायवाची होता है। यह उनके अपने छोटे से जीवन के अनुभव से निकली हुई बात होती है। यह सारा अनुभव अपोजिट सेक्स के पारस्परिक आकर्षण पर आधारित होता है। लड़के सुंदर और स्मार्ट लड़कियों को पसंद करते हैं, लड़कियां सुंदर और स्मार्ट लड़के को। जो सुंदर नहीं होते और स्मार्ट नहीं होते, वे चॉइस में तब आते हैं जब अच्छे टमाटर बिक गए होते हैं। जाहिर है कि यह स्थिति उन्हें अपने प्रतिकुंठा से भर देती है। वे स्वयं को हीन समझने लगते हैं और उन्हें महसूस होता है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए। कुछ लोगों में अपने कद को लेकर, कुछ लोगों में अपने रंग को लेकर, कुछ लोगों में अपने चेहरे मोहरे को लेकर, कुछ लोगों में अपने मोटे पतलेपन को लेकर, कुछ लोगों में अपनी भाषा को लेकर, तो कुछ लोगों में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर कुंठाएं घर कर जाती हैं। नतीजा यह होता है कि जो अपने अंदर जिस तरह की कमी महसूस करता है, उस कमी को पूरा करना ही उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बन जाता है। मैं एक बार फिर से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। व्यक्तित्व विकास का यह भी एक हिस्सा है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। यह इसका एक छोटा सा हिस्सा ही है। यदि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हो, तो मेरी एक बात मानिए। आप कुछ ऐसे लोगों को देखने की कोशिश करें जो आप जितने भी स्मार्ट नहीं हैं, इसके बावजूद उनका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण रहा। आप गांधी जी और लॉर्ड माउंटबेटन की तस्वीरों को आमने सामने रखकर देखें। कहाँ तो एक नौजवान खूबसूरत सैन्य अफसर लॉर्ड माउंटबेटन, और कहाँ दुबले पतले हड्डियों का ढांचा बने हुए पोपले मुंह वाले घुटनों तक धोती पहने 78 साल के गांधी जी। इतिहास इस बात का गवाह है कि लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी से बात करने में घबराते थे। चलिए इस बात को छोड़ते हैं और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। शेक्सपियर का एक नाटक है ओथेलो। इसमें एक पात्र है डेस्डेमोना। अमीर पिता की इकलौती संतान परियों जैसी सुंदर थी। उसने अपने समय के अनेक सुंदर राजकुमारों के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया और प्रेम किया एक अत्यंत ही गरीब हबशी सैनिक अथेरो से। ओथेलो में उसे दुनिया की सारी सुंदरताएं नजर आई। मैं समझता हूँ कि यह उदाहरण आपको यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि सुंदरता व्यक्तित्व का पर्याय नहीं है। व्यक्तित्व तो कुछ और ही होता है जो व्यक्ति को सुंदर बना देता है। नाक, नक्श, कद, काठी और रूप रंग आपको सुंदर तो बनाते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही और एक समय तक ही ये आपको आकर्षित कर सकते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक ही। मैं मानता हूँ कि यह तथ्य आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना ही चाहिए। अब मैं आता हूँ दूसरे महत्वपूर्ण तत्व पर, और वह है प्रभाव का तत्व। क्या आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह का बनाना चाहेंगे कि जब भी कोई आपसे मिले, आपसे प्रभावित हुए बिना न रह सके? यदि आप इस श्रेणी में हैं, तो यह
मैं यह मानूंगा कि आप सही श्रेणी में हैं और आप काफ़ी मेच्योर भी हैं। सच तो यही है कि जिससे हम व्यक्तित्व कहते हैं उसका असर आकर्षण के रूप में नहीं बल्कि प्रभाव के रूप में होना चाहिए। आकर्षित तो आप एक दो या पांच सात कोई कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव आप हर उस पर डाल सकते हैं जिससे आप मिलते हैं। इनकी संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आप मिलते कितने लोगों से हैं। आकर्षण का असर कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। और यदि यह खत्म हो भी गया तो भी उसकी जड़ों के कुछ न कुछ टुकड़े बचे रह ही जाते हैं। प्रभाव क्या होता है, यदि आप चाहें तो इसे इतिहास की इस सच्चे आईने में देख सकते हैं। एक युवती बारी बारी से दो लोगों के साथ डिनर पर गई। एक रात उसने ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनेता विलियम ई ग्लेडस्टोन के साथ डिनर लिया और उसकी अगली ही रात वह बेंजामिन डिजराइली के साथ डिनर पर गई। जब उस युवती से इन दो प्रसिद्ध लोगों के साथ डिनर के अनुभव के बारे में पूछा गया, उसने जवाब दिया था, जब मैं ग्लेडस्टोन के साथ डिनर लेकर वापस लौटी तो मैं सोच रही थी कि ग्लेडस्टोन इंग्लैंड के सबसे बढ़िया पुरुष हैं, परंतु मैं जब डिजराइली के साथ डिनर लेकर लौट रही थी तो मैं सोच रही थी कि इंग्लैंड की सबसे बढ़िया महिला हूँ। इस सच्ची घटना के भावार्थ को पकड़ने में यदि कोई दिक्कत हुई हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसे एक बार फिर से पढ़ें और इस तथ्य को अच्छी तरह आत्मसात करने की कोशिश करें कि सचमुच में व्यक्तित्व होता क्या है। मेरी दृष्टि में किसी भी व्यक्तित्व का आकलन या उसका मापदंड यह होता है कि उसका प्रभाव कितना है। जितना अधिक प्रभाव उतना ही जोरदार व्यक्तित्व, जितना जोरदार व्यक्तित्व उतनी ही बड़ी सफलता। कोई व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है इसका बैरोमीटर यह है कि उसे कितने लंबे समय तक याद रखा जा रहा है। चेहरे मोहरे याद नहीं रहते, रहते भी हैं तो केवल उस समय तक जब तक कि कोई अन्य बेहतर चेहरा मोहरा सामने नहीं आ जाता। चेहरे बदलते रहते हैं, प्रभाव नहीं बदलता। बल्कि जब आप किसी दूसरे व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो आप भी उस दूसरे व्यक्तित्व के अनुकूल बनने की कोशिश में लग जाते हैं। इस अध्याय में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या होता है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। इससे पहले कि आप मेरी लिखी बातों को पढ़ें, आप अपनी तरफ से एक काम करें। आप कुछ देर के लिए सोचें और कागज पर उन गुणों को नोट कर लें जिन्हें आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जरूरी समझते हैं। ये गुण आपके अपने अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, न कि केवल आपके विचारों पर। थोड़ी देर के लिए आप कुछ ऐसे लोगों को याद करें जिनसे आप प्रभावित हुए हैं। फिर आप यह जानने में अपना कुछ समय लगाएं कि उनके किन गुणों ने आपको प्रभावित किया था। व्यक्तित्व के गुणों की यह लिस्ट बनाने के बाद आप इस पुस्तक को आगे पढ़ना शुरू करें। ऐसा करने से आपको दो बड़े लाभ होंगे। पहला तो यह कि यदि आपके द्वारा लिखे गए तत्व मेरे द्वारा बताए गए तत्वों में से मेल खा गए तो इससे आपको खुशी मिलेगी। जाहिर है कि यह जानकर मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो भी लिखा था और मैं जिस तरह से सोचता हूँ लगभग उसी तरह से आप भी सोचते हैं। दूसरा लाभ यह होगा कि जो मेरे द्वारा बताए गए गुणों से मैं मैच नहीं कर रहे हैं उन्हें बहुत अधिक ध्यान के साथ पढ़ें। ध्यान के साथ केवल पढ़े ही नहीं बल्कि उन बिंदुओं पर गंभीरता से चिंतन मनन भी करें। इन बातों को उन व्यक्तियों पर अप्लाई करके देखें जिनसे आप प्रभावित हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बातें तो उनमें भी थी लेकिन लिखने और सोचने के दौरान वे आपसे छूट गई थी। ऐसा करके आप व्यक्तित्व का विश्लेषण करने की क्षमता पैदा कर सकेंगे और मेरी बातों पर आपका भरोसा भी बढ़ेगा। जब किसी की बात पर भरोसा होने लगता है तब उसकी बात का असर भी बढ़ जाता है। यह अच्छी बात भी आपके साथ होगी। किसी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है और कितना प्रभावशाली है इसे आप इन कसौटियों पर कसकर देख सकते हैं। पहला है, जिनका भी प्रभाव हम पर पड़ता है वे हमारी चेतना में अपनी एक अस्थायी जगह बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी सारी चीज़ों का प्रभाव हम पर पड़े। हो सकता है कि उनकी ढेर सारी चीज़ें हमारे लिए बेमतलब हो और एक आध ही बात ऐसी हो कि उसकी छाप हमारी चेतना पर पड़ जाए। मुझे प्रीति जिंटा अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी। जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ तो प्रीति जिंटा ने खुलेआम उन आतंकवादी हमलों की निंदा की। ऐसा करके उन्होंने न केवल बहुत बड़े साहस का ही परिचय दिया बल्कि अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता भी दिखाई। ऐसा करना एक प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा था। इसके बाद से प्रीति जिंटा की
कोई भी ऐसी फिल्म नहीं रही जो मैंने ना देखी हो। यहाँ तक कि वे फिल्में भी देख ली जो इससे पहले नहीं देखा था। प्रीति जिंटा के अंदर बैठी इस साहसी व्यक्तित्व ने मुझे जबरदस्त छाप छोड़ी। वस्तुतः प्रभाव व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों का पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रभाव व्यक्ति का पड़ रहा है, ये सच्चाई नहीं है। गुणों में इतनी ताकत होती है कि वे व्यक्ति को स्थापित कर देते हैं। अष्टावक्र की कथा शायद आपको मालूम हो। यह बेहद कुरूप थे। चूंकि ये 8 जगहों से टेढ़े थे, इसलिए इनका नाम भी पड़ गया था अष्टावक्र। आप कल्पना करके देखिए कि जो व्यक्ति 8 जगहों से टेढ़ा हो वह कैसा दिखता होगा। कथा कुछ यूं है, एक बार वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा जनक के दरबारी हंस पड़े। इस पर अष्टावक्र बोले, मैं तो समझता था कि जानी राजा जनक का दरबार विद्वानों से भरा हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो सभी चर्मकार ही बैठे नजर आ रहे हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा सन्नाटा छा गया। राजा जनक तुरंत समझ गए कि अष्टावक्र क्या कहना चाह रहे हैं। देह को देखकर व्यक्ति का मूल्यांकन करने वाला आदमी चर्मकार ही तो कहा जाएगा। चमड़े की अच्छी खासी परख हो वह चर्मकार। ये अष्टावक्र महाज्ञानी थे, और वे इतने ज्ञानी थे कि राजा जनक ने कई दिनों तक अष्टावक्र से ज्ञान की बातें सुनी थी, जो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरी बात है, प्रभाव में अनुकरण कराने की क्षमता होती है। जिस व्यक्तित्व से आप प्रभावित होते हैं, कुछ समय के बाद आप चाहने लगते हैं कि मैं भी वैसा ही बनूं। जाहिर है कि तब आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में कहीं कुछ भी छपता है तो आप उसे पढ़ते हैं, उसकी कटिंग्स रखते हैं और उसकी कही गई बातों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। जाने अनजाने में ही वह व्यक्ति आपका नेतृत्व करने वाला बन जाता है। गांधी जी का प्रभाव कुछ ऐसा ही था। इतना बड़ा देश था उस समय, न तो आज जैसे संचार के साधन थे और न ही उनकी अपनी कोई सरकार थी। वे एक ऐसी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे जो उनके लिए बाधाएं पैदा कर रही थी। इसके बावजूद सारा देश गांधी जी से प्रभावित था। वे जो भी कह देते थे, लोग उनके कहे के पीछे चल देते थे। लोगों को गांधी जी की आवाज़ भले ही सुनाई न पड़े, वे भले ही समझ न पाए, लेकिन उनके ओंठों की हरकतों को देखकर सारा हिंदुस्तान समझ जाता था कि आखिर वे कहना क्या चाह रहे हैं। आप जिससे प्रभावित होते हैं, आपका मन करता है कि आप उससे बार बार मिलें। आप जिससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मन करने लगता है कि उसके साथ ही रहे। आप जिससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यदि उससे मिलने की संभावना न भी बन रही हो, तो भी आपका मन करता है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुने। आपके लिए ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे आपके साथ न रहकर भी एक प्रकार से आप उनके साथ रहने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति तो आपके दिल में अपने छोटे छोटे तंबू बन तनकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। इससे आपको तकलीफ नहीं होती, बल्कि आपको अच्छा ही लगता है। सच तो यह है कि आप ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं और बाद में इन सब का आपके ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के जितने अधिक तंबू आपके दिल और दिमाग में होंगे, दूसरों को प्रभावित करने की उतनी अधिक क्षमता आपके पास होगी। मैंने यहाँ कुछ प्रमुख आधारों की चर्चा की है, लेकिन यह लिस्ट संपूर्ण लिस्ट नहीं है। इसमें और भी बातें जुड़ सकती हैं। यहाँ तक कि यदि इन एक के वाक्यों की व्याख्या की जाए तो एक बातों के साथ और भी कई कई बातें जुड़ सकती हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ उन बातों को विस्तार के साथ बताना नहीं है। यहाँ तो मैं इसके माध्यम से केवल यह बताना चाह रहा हूँ कि आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मापदंडों को समझ सकें, ताकि भविष्य में आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मापदंडों को समझ सकें, ताकि भविष्य में आप खुद का भी मूल्यांकन इस आधार पर करने लायक हो जाएं। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, यदि वे बात बात पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके बारे में कुछ ऐसा करने लगे जिनसे आपके व्यक्तित्व के किसी भी प्रभाव का संकेत मिल रहा हो, तो आपको मन ही मन खुश हो जाना चाहिए। खुश इसलिए भी हो जाना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ अच्छे बीजों के अंकुर फूटने लगे हैं और मुझे उसने पाल पोस कर बड़ा बनाना है। अपने अंदर अंकुरित हो रहे ऐसे गुणों को आगे बढ़ाना इसके बनिस्बत आसान होता है कि आप एकदम से नए गुणों को अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करें। यह काम अपेक्षाकृत आसान होता है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला भी होता है।
मेरी इस चर्चा को आप केवल इसी रूप में लें। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।